गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और ये थ्योरी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लॉन्ग में यानी 5 मार्क्स के लिए इसको पूछा जाता है। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इसमें हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। ठीक है, कितने केस पढ़ेंगे? 3 केस। एक बार केस 1 लेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, और एक बार लेंगे केस 2 विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर यानी अक्ष के लंबवत, और तीसरा केस लेंगे किसी भी स्थिति के लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिखते हैं यहां पे केस 1। केस 1, ठीक है, केस 1। और ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ये VVI है। इसमें 3 केस पढ़ेंगे और जनरली तीनों में से कोई ना कोई एगो पूछता ही है एग्जाम में। तो केस 1 देखते हैं। कौन सी स्थिति पर केस 1 में लेते हैं? अक्षीय स्थिति पर। कौन स्थिति पर? अक्षीय। अक्षीय को हम लोग अनुदैर्ध्य भी देता है। अक्षीय को क्या कहते हैं हम लोग? अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य स्थिति पर, अनुदैर्ध्य स्थिति पर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन यानी विद्युत द्विध्रुव के कौन स्थिति पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ेंगे? अक्षीय स्थिति पे। तो चलिए सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर -q चार्ज है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव तो आपको याद है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। इसको हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी एक आवेश इस पे माइनस होगा तो दूसरा क्या होगा? प्लस। इसी को ना विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसी लाइन को अगर आगे बढ़ा देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय स्थिति। अगर इस पे लंब समद्विभाजक खींच दे तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। बट अभी हमको पढ़ना है अक्षीय स्थिति, तो इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, लाइन को आगे बढ़ा दिए। अब हमको पढ़ना है, मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है इसका। अब मध्य बिंदु को हम लोग क्या लिखे थे? O। इस पॉइंट को लिखे थे A और इसको लिखे थे B। यानी AB एक क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव हो गया। AB क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव। आधी लंबाई को O से A को L माने थे और O से B को L माने थे। यानी टोटल दूरी था 2L। ठीक है, टोटल दूरी था 2L। अब मान लेते हैं कि इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है। और इसी P बिंदु पर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होता है वहां पर हम लोग +1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? +1। क्योंकि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है वहां पे +1 चार्ज रख दिए। अब देखो यहाँ पे प्लस क्यों है? यहाँ पे +1 है, तो प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जिधर बल का दिशा होता है विद्युत बल, उधर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। तो इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर लगेगा और इसको लिखेंगे हम लोग E प्लस वेक्टर। ठीक है, ये किसकी वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता हुआ? +q के कारण। अब लिखेंगे -q के कारण। तो -q के कारण क्या होगा? आकर्षण। तो इधर दिखा देंगे आकर्षण। ठीक है, और ये हो जाएगा E-। एक चीज और हम आपसे पूछते हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा होता है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। यानी इधर होगा
पी वेक्टर, ठीक है। और इस O से P की दूरी कितनी है r, तो अगर ये धनात्मक आवेश से जब दूरी लिखेंगे यानी B बिंदु से, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से है L सॉरी R और इतना L, तो L घट जाएगा ना, तो हो जाएगा R माइनस L, यानी B से P की दूरी कितना हो गया R माइनस L। अगर यही A बिंदु से अगर लिखते तो इतना L जुड़ जाएगा, यानी हो जाता है ये R प्लस L, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको हम शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्यों है आप समझते हैं ना, क्योंकि ये दो बराबर परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना है। तो AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका AB क्या है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, P बराबर 2 क्यूबेल है, P बराबर 2 क्यूबेल है। द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है P बराबर 2 क्यूबेल ले लिए। तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दो आवेश के कारण, एक बार प्लस क्यू के कारण और एक बार माइनस क्यू के कारण। तो पहले दोनों को चलते निकाल के, और चूंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, फिर सदिशीय योग कर देंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल जाएगा। तो अब लिखते हैं, अब किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा किसके कारण, प्लस क्यू का आवेश के कारण। तो पहले विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर के भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो चलो हम हवा के लिए साधारण सूत्र बनाते हैं। तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्लस क्यू का परिमाण प्लस ही क्यू होगा, और बटा में आर स्क्वायर। तो प्लस क्यू यहां से लेके यहां, तो दूरी बीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीपी, बीपी इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। तो ये हम परिमाण लिखे हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दे तो हो जाएगा E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बीपी का मान कितना है R माइनस एल। देख लो B से P का दूरी कितना है R माइनस एल, तो यहां हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। और चूंकि ये वेक्टर दे दे तो इसकी ये तो परिमाण हुआ, परिमाण के साथ साथ दिशा होगा। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर है, यानी B से P की ओर है। तो यहां लिख देंगे बीपी की ओर, बीपी की ओर, दिशा किधर हो गया बीपी की ओर। एक चीज और, आप चाहते तो जहां बीपी की ओर लिखे दिशा, वहां पर आप लिख सकते थे प्लस आई, क्योंकि अगर इसको मूल बिंदु माने तो मूल बिंदु से दाईं ओर होता है प्लस एक्स, इसलिए प्लस आई, और बाईं ओर होता है तो माइनस आई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया। अब इस P पर माइनस क्यू के कारण लिखेंगे, तो हो जाएगा तथा कहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। देखिए ये किसके वजह से निकाले थे, ये प्लस क्यू की वजह से निकाले थे। अब हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, माइनस क्यू। तो सूत्र लिखते हैं E, और इसको माइनस इसको प्लस मान लेते हैं, ठीक है, E प्लस, ये E प्लस वेक्टर मान लेते हैं, और इसको लिख ले E माइनस। तो पहले परिमाण बताइए, तो सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, तो इसका भी मोड़ लोगे तो प्लस ही क्यू होगा,
अब आप कह सकते हैं कि सर मॉड क्यू, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत बल से परिभाषित हुआ था। नहीं, तब लिखे थे E बराबर F बटा Q, और F में दोनों आवेशों का परिमाण लेते थे, इसलिए वहां ऋणात्मक का सवाल ही नहीं होता है। अब दूरी चाहिए माइनस क्यू के चलते, तो ये दूरी हो जाएगा A से P ना, तो AP भी लिख सकते हैं या PA भी लिख सकते हैं, AP का स्क्वायर। अब फिर इसको वेक्टर फॉर्म में कर देते हैं, ये हो जाएगा E माइनस वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब बटा में हो जाएगा, इसका दूरी बताओ, यहां से यहां चाहिए, तो ये है R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसका दिशा P से B की ओर है, किधर है, यानी PB की ओर। ठीक है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये धनात्मक आवेश के कारण है, ठीक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये किसकी वजह से, ऋणात्मक आवेश के कारण। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब इसको देखते हैं आगे, यहां तक स्पष्ट है। अब इसको आगे देखेंगे हम लोग। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हुआ E प्लस वेक्टर, और ऋणात्मक आवेश के चलते हुआ E माइनस वेक्टर। तो बिंदु P पर एक साथ दो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, तो हम लिख रहे हैं अतः बिंदु P पर, अब निकाल देते हैं यहां पे क्या, परिणामी, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को परिणामी को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, E वेक्टर। तो E वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा E प्लस वेक्टर, यहां पर फिर प्लस E माइनस वेक्टर। ठीक है, तो अब इनका परिमाण बीच के कोण पे निर्भर करेगा। अगर कोण हुआ 0 डिग्री, मतलब अगर दोनों E प्लस और E माइनस दोनों एक ही दिशा में होगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, और जब थीटा 0 होगा तो R बराबर होता है A प्लस B, यानी परिमाण होता है, परिणामी सदिश का परिमाण होता है R बराबर A प्लस B, महत्तम मान। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हुआ तो थीटा का मान 180, और उस स्थिति में मान होता था न्यूनतम, तो परिणामी सदिश का परिमाण होता था R बराबर A माइनस बी। तो यहां देखिए, तो E प्लस है बाहर की ओर और E माइनस है अंदर की ओर, तो यहां तो विपरीत हो गया, और जब विपरीत होगा तो थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। और जब दो सदिशों का बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो उनका परिमाण होता है R बराबर A माइनस बी, यानी हम लिख सकते हैं यहां पर E बराबर, अभी परिमाण हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, परिमाण। तो E बराबर हो जाएगा E प्लस, और यहां अब जो प्लस है वहां पे E माइनस लिखेंगे। ये 11 क्लास के वेक्टर में था, आखिर ये कैसे हुआ, तो मान लो ये A है ये B है, थीटा 180 है, तो R बराबर लिखते हैं ना √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 180। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा R बराबर A माइनस बी, क्या आएगा, R बराबर A माइनस बी। तो जहां A है वहां E प्लस है, जहां B है वहां E माइनस है, तो इसलिए आप बीच में माइनस दे दिए। अब आपके पास E प्लस और E माइनस दोनों का मान है ना, तो आप बताइए E प्लस का मान आप कितना निकाले थे, तो E प्लस का मान निकाले होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताइएगा, और फिर लिखेंगे Q अब बटा R माइनस L का होल स्क्वायर। देखो तो E प्लस का मान यही था ना, और फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये E माइनस का मान लिख रहे हैं, तो E माइनस का मान होगा Q बटा R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन हम निकाल लेते हैं। तो दोनों में एक चीज देखो, Q दोनों में है तो Q निकाल लिए, अब बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में, तो ये भी कॉमन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया 1 बटा में R माइनस L का स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या हो गया, क्या हो गया माइनस, और 1 बटा में R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक तरह से क्या हो गया,
बटा पर के जोड़ हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, अब हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो होगा। ठीक है भाई, और ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये तो गुना में आ जाएगा 1/x है प्लस 1/y, तो एक्स वाई हो जाता है ना, अलग अलग रहता है तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर आई इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, यही हो जाएगा। फिर ये वाला यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, जैसे इतना में इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा, और फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा अब माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको तोड़ देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले इसको लिखेंगे तो ये a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी का स्क्वायर, तो ऐसे देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दे आप दोनों का स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl होगा ना। अब माइनस ये हो गया a माइनस बी का, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, देखो तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक उतारिए फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आराम से देखो, एकदम सिंप्लीफाई है, एक भी स्टेप नहीं छोड़े, एकदम एक एक स्टेप करके बताए। अब देखते हैं भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर गौर करें तो ये माइनस जो है ये पूरे तीनों टर्म में गुना होगा, तो जब तीनों गुना होगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ माइनस आर स्क्वायर है या माइनस एल स्क्वायर है, तो ये प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2rl प्लस 2rl, तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, पूरा लिख दे क्या, चलो पूरा लिख देते हैं ना, तो कहोगे कि समझ में नहीं आया, इसलिए पूरा लिख देते हैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया। अब उसके बाद ऊपर देखते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, और यह हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अब प्लस 2rl। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि ये माइनस से गुना कर दिए, अपॉन हो जाएगा, अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और फिर पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करो, ये प्लस आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस एल स्क्वायर ये माइनस एल स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो अब क्या बच गया, तो E इज इक्वल टू बच गया, E इज इक्वल टू हो गया Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या रह गया, E इज इक्वल टू Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर रह गया 4rl, कितना रह गया 4rl, अब बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फिर पूरा का होल स्क्वायर, यही है ना। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रोस्टैट का एक रिजर्व कांस्टेंट है, ये बहुत बार आएगा इलेक्ट्रोस्टैट में, और इसका वैल्यू भी आप जानते हैं 9 × 10⁹। अब क्या है कि यहाँ पे 4 है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 4 है, तो क्या 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 4 को, और फिर ये Q को हम यहाँ ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो गुना में ही है, तो 2QL हो गया, इंटू हम R अलग कर दे रहे हैं, समझ रहे, ये 2 दूनी 4 QLR सभी टर्म लिख दिए, अपॉन हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर। तो 2QL किसका मान था, आप जब इस थ्योरी को जब हम प्रारंभ किए हैं तो वहां पे देखिए लिखे हैं जिसका द्विध्रुव आघूर्ण
P बराबर 2 क्यूबेल है, तो जो 2 क्यूबेल है वह विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। इस द्विध्रुव का क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं P। ये जो वर्ड आया है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। तब हो जाएगा E इज इक्वल टू क्या सूत्र आ गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p r, अब बटा में हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फिर पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका इस स्थिति का जनरल फॉर्मूला। इस स्थिति का ये क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला। अगर मान लिया जाए इसमें L जो था क्या था, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, तो विद्युत द्विध्रुव तो बहुत कम दूरी पे एक सिस्टम है, बहुत कम दूरी पे एक अरेंजमेंट है। तो अगर L का मान इस R से बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा, जैसे हम अगर कहे कि यदि R मच ग्रेटर देन L, मतलब R का मान L से बहुत बड़ा हो, तो अगर R बहुत बड़ा हो जाए L से और यहाँ पे जोड़ या घटाव रहे तो इसको नगण्य कर लेंगे हम लोग। तो यदि R मच ग्रेटर देन L हो तो L को हम लोग क्या मान लेंगे, L को नगण्य माना जाता है। नगण्य मतलब 0 मान लेते हैं, N को नगण्य माना जाता है। इसको नगण्य कब मानेंगे, नगण्य माना जाता है कब, जब R का मान L से बहुत अधिक हो। तो उस स्थिति में अब E का सूत्र हो जाएगा, तो गौर कीजिएगा E इज इक्वल टू, तो ये तो लिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ऊपर कितना बच जाएगा 2pr, ऊपर हो गया 2pr, अब बटा में हो गया, अब ये L खत्म हो गया तो R स्क्वायर का स्क्वायर, तो R का पावर 4 हो जाएगा, और R के पावर 4 को हम लिख सकते हैं R³ इंटू R, ये R का पावर 4 है। ठीक है, तो इसमें से एक R तो कट जाएगा, तो आपका जो सूत्र बचेगा वो क्या हो गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बटा में R³, 2p बटा में R³। ये जो सूत्र है ये तब लगेगा जब R बहुत बड़ा हो और L बहुत छोटा हो। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण तो हो गया, अब हमको चाहिए दिशा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या क्या चाहिए, दिशा। तो आप गौर करेंगे जो E का मान निकाले हैं वह कैसे आया था, E कैसे आया था, तो E जो हम लोग निकाले थे वह था E प्लस माइनस E माइनस। इसी को जब हम सॉल्व किए थे, इसी वैल्यू को जब हम सॉल्व किए थे तो ये मेरा आंसर आया। तो जब इसको सॉल्व करने से, यानी जब E बराबर क्या सॉल्व किए थे, E बराबर E प्लस माइनस E माइनस किए थे, तो ये मेरा आंसर आया। अब यहाँ पे एक हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि ये जो परिमाण आया प्लस की माइनस, तो ये वैल्यू प्लस में है, सिंपल सी बात है। तो प्लस कब आएगा, अगर मान लो इसका वैल्यू अधिक होगा, इसका कम होगा, तब ना प्लस आएगा। जैसे मान लो 4 - 2, तब ना +2 होगा, बोलो। तो इसका मतलब है कि अधिक में से कम घटाएं, तो परिणाम, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत रहे तो जो परिणामी सदिश का दिशा होता है वो अधिक परिमाण वाले सदिश की ओर होता है। तो इसमें दिशा किधर होगा, E प्लस की ओर होगा, और E प्लस का दिशा किधर है, बाहर की ओर, यानी B से P की ओर, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में। देखो द्विध्रुव आघूर्ण भी उधर ही जा रहा है, तो दिशा में हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिशा, क्या लिख सकते हैं, दिशा, डायरेक्शन। तो क्या लिख दे बोलो, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, की दिशा बीपी की ओर होगा, किधर होगा, बीपी की ओर होगा। या इसी को लिख सकते हैं, देखो बीपी मतलब बाहर, और द्विध्रुव आघूर्ण भी किधर जा रहा है, बाहर की ओर, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण
मतलब p वेक्टर के दिशा में। ठीक है, तो आज का ये थ्योरी बहुत ही अच्छा थ्योरी है और बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के हिसाब से ये 5 नंबर में यानी दीर्घ उत्तरीय में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने एक एक स्टेप बताने की कोशिश की है। तो आप इसको नोट कर लेंगे और याद जरूर करेंगे, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में हम लोग केस 2 पढ़ेंगे, ठीक है, फिर दोनों के बीच संबंध और फिर पढ़ेंगे केस 3 और उसके बाद इस पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में।